नमस्कार साथियों, कैसे हो साथियों। आज हम विशेषण शब्दों के बारे में बात करेंगे कि विशेषण शब्द क्या होते हैं, किसे कहते हैं। आज हम इस वीडियो में विशेषण के विषय में पढ़ेंगे और उसके बाद में विशेष्य के विषय में पढ़ेंगे कि विशेष्य क्या होता है। इसके बाद में विशेषण की मूल अवस्थाएं या विशेषण की अवस्थाएं, इसके बाद में उद्देश्य विशेषण, और विधेय विशेषण के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। एक परिविशेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो हम इन 5 चीजों को इस वीडियो में कवर करेंगे। एक तो विशेषण, विशेष्य, विशेषण की अवस्थाएं, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण क्या होते हैं, क्या अंतर इन दोनों में, परिविशेषण, इनकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे साथियों। तो साथियों, आप सभी को मैं हिंदी के व्याकरण पूरी पढ़ाऊंगा। उसके बाद में आपको मैं काव्य शास्त्र, हिंदी साहित्य का इतिहास और जीके का भी, भूगोल, राजस्थान भूगोल, इंडिया भूगोल, विश्व भूगोल, इतिहास, राजस्थान का इतिहास, पॉलिटिकल जिसमें संविधान, मनोविज्ञान, ये सब मैं मेरे YouTube चैनल पर आपको मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन साथियों, शुरू में कोई भी व्यक्ति हो, उसको किसी न किसी सहारे की ज़रूरत होती है। तो मुझे आपके सहयोग की ज़रूरत है। आप मुझे सहयोग करें। आपका इतना ही सहयोग करें कि आप इतना सहयोग करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इतना सहयोग आप ज़रूर करें, तभी जाकर के मुझे भी ऊर्जा मिलेगी और मैं आपके लिए मेहनत करूँगा। तो आज के वीडियो में हम विशेषण की चर्चा करेंगे। विशेषण में भी ये 5 चीज़ों की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके ये वीडियो देखने के बाद में ये 5 चीज़ों के विषय में कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो गलत नहीं होगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, कमेंट जरूर करें, शेयर इसको करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए, विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम हमने पहले पढ़े हैं। संज्ञा और सर्वनाम हम पहले पढ़ चुके हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं यानी कि जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, विशेषता प्रकट करते हैं, उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। अब यही अपन एक दूसरा जो परिविशेषण है, वो विशेष्य है, उसकी चर्चा भी जरूरी है क्योंकि उसके बारे में भी हमें ज्ञान होना चाहिए। विशेष्य
जिसकी विशेषता बताई जाती है, बताई या प्रकट की जाती है, उसे विशेष्य कहते हैं। तो साथियों, विशेष्य किसे कहते हैं? यानी कि जो विशेषण जिस शब्द की विशेषता बता रहा है, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की जिस शब्द की विशेषता बता रहा है, उस शब्द को हम विशेष्य कहते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा, काला घोड़ा, सुंदर फूल। तो अब इसमें काला तो क्या है? विशेषण है, क्योंकि विशेषता बता रहा है। और इसके बाद में घोड़ा, घोड़ा विशेष्य है। घोड़ा क्या है? विशेष्य, क्योंकि विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? घोड़े की विशेषता बता रहा है। जो काला है यानी घोड़ा कैसा है? काला है। तो जो ये तो घोड़ा तो हुआ विशेष्य और काला हुआ विशेषण। ऐसे इसमें ये तो विशेष्य है, सुंदर तो, और फूल विशेष्य है, क्योंकि फूल की विशेषता बताई जा रही है कि फूल कैसा है? सुंदर है। तो ये विशेष्य है और ये विशेषण है। अब हमारे को आगे देखेंगे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण को कितने भेदों में बांटा गया है। यहां पर विशेषण की परिभाषा में याद रखनी है कि ये संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इसके बाद में विशेष्य के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है, यानी विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बता रहा है, वो संज्ञा या सर्वनाम शब्द विशेष्य कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? विशेष्य कहलाएगा। अब आगे देखेंगे, इसको मिटा देता हूं, लिख लेना इसको। विशेषण के भेद, विशेषण के भेद, विशेषण के भेद यानी मुख्य रूप से विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। अब वो 4 भेद कौन कौन से हैं वो देखेंगे। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। इसके बाद में संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, विशेषण। इसके बाद में परिणाम वाचक विशेषण, और चौथा भाग इसका सार्वनामिक विशेषण। चौथा भाग सार्वनामिक विशेषण। तो साथियों, विशेषण के 4 भेद बताए हैं। मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। इस प्रकार से जो विशेषण हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। अब इन भेदों को हम एक एक करके विस्तार से समझेंगे। पहला जो भेद है वो गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? वे विशेषण जो रंग, रूप, आकार, अवस्था, स्वभाव,
आदि संबंधी विशेषताएं प्रकट करता हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण वे विशेषण जो रंग, रूप, आकार, अवस्था, स्वभाव आदि संबंधी विशेषताओं को प्रकट करते हैं या करता हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, यानी कि इन संबंधी विशेषताओं को बताता है। जैसे कि हम देखेंगे गुण भी है। गुण में ईमानदार, बेईमान, दयालु आदि इस संबंधी विशेषता बताई जाती है। तो ये गुणवाचक विशेषताएं होती है। इसके बाद में रंग संबंधी विशेषताएं, जैसे कि काला, लाल, नीला, सफेद आदि, यानी कि रंग संबंधी विशेषताएं बताई जाती है तो वो भी गुणवाचक विशेषण में आता है। आकार संबंधी विशेषताएं प्रकट की जाती है, जैसे कि लंबा, मोटा, छोटा, और बोना आदि, बड़ा। ये आकार संबंधी विशेषताएं हैं, यानी आकार संबंधी विशेषता बताने वाले जो विशेषण है वो गुणवाचक विशेषण है। अब ऊपर लिखूंगा मैं, इसको मैं मिटा देता हूं। स्वभाव संबंधी विशेषताएं, स्वभाव जैसे कि किसी का गर्म स्वभाव है, किसी का ठंडा स्वभाव है, कोई सहनशील है, कोई असहनशील है। इस प्रकार से स्वभाव। अवस्था या दशा भी बोल सकते हैं, जैसे कि अमीर, गरीब आदि, यानी कि इन संबंधी जो भी विशेषताएं बताई जाती है वो गुणवाचक विशेषण कहलाता है। इन संबंधी विशेषताएं बताने वाले विशेषण को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। वो पूछ लेता है कि निम्न में से, या फिर कोई वाक्य दे देता है कि इसमें कौन सा विशेषण है, तो जहां भी आपको ये सब मिले वहां पर गुणवाचक विशेषण होगा। आगे देखते हैं अगला, वो एक उदाहरण। एक नोट बता देता हूं आपको। नोट में क्या है कि किसी भी शब्द में इक प्रत्यय लग जाता है। इक प्रत्यय लगने से शब्द गुणवाचक विशेषण बन जाता है।
यानी कि किसी भी शब्द में अगर एक प्रत्यय लगा हुआ हो तो वो गुणवाचक विशेषण में आएगा। जैसे कि आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, आदि। ये सभी जो विशेषण हैं ये गुणवाचक विशेषण में आएंगे। यानी कि एक प्रत्यय जहां भी लगेगा वो शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। अगला देखो संख्यावाचक विशेषण। अगला जो विशेषण है हमारा वो संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण। अब संख्या का मतलब जिन वस्तुओं को हम गिन सकते हैं, यानी कि जो वस्तुएं गिनने योग्य वस्तुएं हैं वो सभी वस्तुएं संख्यावाचक में आएगी, चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, जिनको हम गिन सकते हैं वो सभी संख्यावाचक विशेषण में आएंगे। तो इसकी विशेषता हम देखेंगे। वे विशेषण वो विशेषण जो गिनने योग्य वस्तु या व्यक्तियों की विशेषता बताता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि वह विशेषण जो गिनने योग्य वस्तु या व्यक्तियों की विशेषताएं बताता है वो संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। अब इसमें एक निश्चित संख्या होती है और एक निश्चित संख्या होती है, तो इसको दो भागों में बांटा गया है। निश्चित संख्यावाचक निश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित संख्या से यानी कि 4 आदमी, 5 पेन, 5 पेन, 5 पेन, 2 घड़ी, तो इस प्रकार से ये निश्चित है। अब इसमें एक और है गणनावाचक। हिंदी में अगर आ जाए गणनावाचक, ये 4 5 ये आ जाए। इसके बाद में क्रमवाचक आ जाए। क्रमवाचक जैसे पहला, दूसरा, तीसरा आदि क्रमवाचक आ जाए तो भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। आवर्तीवाचक आ जाए। आवर्ती वाले, इसमें आवर्ती में जैसे कि दुगुना, 2 गुना, 3 गुना, 3 गुना, गुणा या गुना करो गुना, चौगुना। इस प्रकार से आवर्ती संबंधी आ जाए तो भी निश्चित संख्यावाचक में आएगा। उसके बाद में समुच्चय बोधक, समुदायवाचक यानी कि समुदाय के लिए समुदायवाचक में, समुदाय में देखो जैसे दोनों, तीनों, चारों, पांचों आदि। यानी ये समुदाय एक समूह हो गया, उनका क्या हो गया, समूह हो गया। तो समूह में कुछ भी आए तो वो भी निश्चित संख्या है। 2 है 2 है, 3 है 3 है, 4 है चारों। इस प्रकार से प्रत्येक सूचक आता है। प्रत्येक सूचक में
जैसे हर एक लड़का, प्रत्येक आदमी, इस प्रकार से। जैसे कि दो दो आ जाओ, दो दो आदमी आ जाओ, यानी किसी ने बुलाया दो दो आ जाओ, एक एक आ जाओ, पांच पांच आ जाओ। इस प्रकार से प्रत्येक सूचक संख्यावाचक जो विशेषण है वो निश्चित संख्यावाचक में आएगा। तो ये सभी संख्यावाचक विशेषणों में आएंगे। अब हम जो दूसरा भाग है इसी का संख्यावाचक का, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, जो भी आपकी मर्जी में आए वो कर दें, लेकिन मेरे हिसाब से आप लिखें, क्योंकि जब हमारा आंखें भी देखती है और कानों से सुनते हैं और हाथों से लिखते हैं, तो जो तीनों ही हमारी कर्मेंद्रियां है, तीनों ही कर्मेंद्रियां, आंख हमारी ज्ञानेंद्रियां है, कान हमारे ज्ञानेंद्रियां है, लेकिन हाथ हमारा कर्मेंद्रिया है। तो तीनों अगर एक्टिव रहेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, यानी कि एक्टिवता के साथ में आप पढ़ें तो ज़्यादा समझ में आएगा। आगे देखना है हमें, आगे परिमाणवाचक विशेषण, इसी के बारे में अपन पढ़ेंगे। सॉरी, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इसमें कौन सा है? अनिश्चय में, इसमें कोई संख्या निश्चित नहीं है, इसमें संख्याएं निश्चित नहीं है। जैसे कि कुछ आदमी, कुछ पेन, इसमें संख्याएं निश्चित नहीं है कि वो कितनी है, अनिश्चित है। इसलिए कुछ पेन, कुछ आदमी, कुछ लोग, कई लोग, भाई कई लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, कई लोग, इस प्रकार से जो भी ऐसा शब्द, ऐसा विशेषण जिसमें हमें संख्या निश्चित नहीं है, हमें पता नहीं है कितने क्या है, तो वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। अब अगला विशेषण हमारा, उसके बारे में देखेंगे, परिणामवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण देखेंगे। परिणामवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण। अब परिणामवाचक विशेषण में कौन से विशेषण आते हैं? नापतोल संबंधी विशेषता बताने वाले वह विशेषण जो नापतोल संबंधी विशेषताएं बताते हैं, उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि वे विशेषण जो नापतोल संबंधी विशेषताएं बताते हैं उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। अब ये भी निश्चित परिणामवाचक और अनिश्चित परिणामवाचक होते हैं। निश्चित परिणामवाचक, निश्चित में जैसे कि 5 लीटर दूध, 10 मीटर कपड़ा आदि। अब जो भी नापतोल में बेचा जाता है, जिनको मापा जाता है, वो सब परिणामवाचक विशेषण में आएंगे। अब है अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। इसमें कुछ या थोड़ा दूध,
कुछ कपड़ा, आदि। इसमें हमें थोड़ा दूध लिख देते हैं, यहाँ पे दूध। थोड़ा दूध या चाय, कुछ भी, ये जिनमें हमें निश्चित पता नहीं होता है कि कितना कपड़ा है, कितना दूध है, ये अनिश्चित है। वह विशेषण अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी कि जो विशेषण नापतोल संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं वो परिणामवाचक विशेषण होते हैं, और परिणामवाचक विशेषण भी दो भागों में विभाजित किया है। निश्चित परिणामवाचक विशेषण 5 लीटर दूध, 10 मीटर कपड़ा आदि। अनिश्चित परिणामवाचक में थोड़ा दूध, कुछ कपड़ा, यानी कि उसमें निश्चित नहीं है, तोल के भाई इतना ही है, उसमें कुछ दे दो, थोड़ा दे दो, इस प्रकार से। अब अगला है हमारा विशेषण, तो अब है सार्वनामिक विशेषण है, जो पूछा जाता है अधिकतर परीक्षाओं में। सार्वनामिक विशेषण, साथियों इस विशेषण को परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान से देखें कि इसको क्यों पूछा जाता है। क्योंकि इसमें एक चीज है सर्वनाम, तो हमें कंफ्यूज होता है कि ये सर्वनाम है या विशेषण है, ये हमें पता नहीं चलता है। ये विशेषण सर्वनाम शब्दों से बनते हैं। इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये जो विशेषण हैं ये सर्वनाम शब्दों से निर्मित होते हैं, उनसे बनते हैं, इसीलिए इनको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये वैसे तो संकेतवाचक विशेषण होते हैं, जिससे प्रकार संकेतवाचक जो सर्वनाम है उन विशेषणों को हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब इसमें उदाहरण देखेंगे अपन तो समझ में आ जाएगा हमें। जैसे कि निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम से विशेषण। अब निश्चयवाचक सर्वनाम से विशेषण कैसे बनेगा, तो हमें पता है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से हैं, ये और वह, ये दोनों ही सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। तो इनसे विशेषण कब बनेगा, जब संज्ञा इसके जस्ट बाद में आएगी। संज्ञा यानी कि वह शब्द जो विशेष्य हैं, कौन सा शब्द जो विशेष्य है वो जस्ट इसके बाद आएगा। इसके बाद में जस्ट वो शब्द आएगा जो विशेष्य है, तब जाके ही जो सर्वनाम विशेषण में बदलेगा। जैसे मैंने लिखा यह राम का घर है, तो इसमें क्या है, घर विशेष्य है और यह सर्वनाम है। घर की ओर संकेत किया जा रहा है कि घर किसका है, राम का, तो ये क्या है, सर्वनाम। यहां पर घर की ओर संकेत किया जा रहा है, यानी कि ये घर किसका है, राम का है, तो निश्चयवाचक या संकेतवाचक विशेषण। अब इसको हम सर्वनाम होगा, अब इसको हम विशेषण में किस प्रकार बदलेंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये घर राम का
है। इस प्रकार से लिखा हुआ तो घर के बारे में विशेषता बता रहे हैं, तो ये विशेष्य हो गया और ये विशेषण हो गया। तो इस प्रकार से ये सार्वनामिक विशेषण हुआ, ये सार्वनामिक विशेषण हुआ। आगे देखेंगे, अगला ऊपर लिख देता हूं मैं, नीचे दिखेगा नहीं। जैसे उसने लिखा वह मेरा घर है, तो ये तो क्या हो गया, सर्वनाम। अब यहां लिख दिया मैंने वह घर मेरा है, तो ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। ये हो गया सार्वनामिक विशेषण, यानी कि जो ये विशेष्य हैं और यानी कि ये विशेष्य हैं और ये विशेषण है जस्ट बाद में। लेकिन यहां पर क्या संकेत किया जा रहा है, इसलिए ये सर्वनाम हो गया, क्योंकि इसके बीच में मेरा आ गया। अगर मेरा नहीं आता और मेरा ही आता, इस प्रकार से होता, तो ये सार्वनामिक विशेषण हुआ। अब हम अगला उदाहरण देखेंगे। अगला अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखेंगे, उससे किस प्रकार से सार्वनामिक विशेषण बनता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम से विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। अब हमें पता है कि कौन सा है, कोई और कुछ, ये दोनों ही हैं। कोई और कुछ, तो कुछ से तो बनेगा नहीं, कोई देखेंगे अपन। इसमें लिखा दरवाजे पर कोई खड़ा है, ये तो हो गया सर्वनाम। लेकिन हमने ऐसे लिखा दरवाजे पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ऐसे लिखा, तो ये आ गया सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि इसके बाद में क्या आया, व्यक्ति आया। व्यक्ति क्या है, विशेष्य है। व्यक्ति क्या है, विशेष्य, और ये क्या है, अब विशेषण हो गया। अब यहां पर ये किसकी भूमिका निभा रहा है, विशेषण की भूमिका निभा रहा है। तो इस प्रकार से ये सार्वनामिक विशेषण हो गया, ये सर्वनाम हो गया। अगला देखेंगे हम प्रश्नवाचक विशेषण। प्रश्नवाचक सर्वनाम से किस प्रकार से प्रश्नवाचक सर्वनाम से विशेषण। देखो, कौन, आदमी, मुझे बुला रहा है। तो अब यहाँ आदमी आया और ये प्रश्नवाचक सर्वनाम आया, तो अब ये क्या होगा, विशेषण होगा, और ये होगा विशेष्य। अब विशेषण में भी कौन सा विशेषण होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। इसके बाद में आगे देखेंगे संबंधवाचक विशेषण। ये लिख लें आप,
यानी जस्ट बाद में अगर संज्ञा सर्वनाम के जस्ट बाद में अगर विशेष्य आ रहा है तो वो सार्वनामिक विशेषण होगा। इसमें देखो संबंध वाचक विशेषण। अब संबंध वाचक विशेषण में देखेंगे हम, जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा संबंधवाचक विशेषण का, जो कल आया था वह आज नहीं आया। तो ये हुआ सर्वनाम, ये क्या हुआ सर्वनाम। लेकिन मैंने लिखा जो लड़का कल आया था वह, लड़का भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लड़का आज नहीं आया। तो ये साथियों सार्वनामिक विशेषण हो गया। ये क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हुआ। अब इस प्रकार से अगर एक बात और मैं लिखवा देता हूं, अगला जो, ये तो मुख्य 4 भेद थे इसके, लेकिन कुछ ऐसे सर्वनाम भी है, शब्द भी हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं उनसे भी सर्वनाम बनते हैं, लेकिन वो इसमें भेदों में गिनती नहीं होती, उनकी अन्य भेदों में उसकी गिनती की जाती है। तो उसका देखेंगे हम। व्यक्तिवाचक विशेषण उसको कहते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण। ये अन्य भेदों में इसकी गिनती होती है। वह विशेषण, वह विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। तो देखो इसमें क्या व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती है, उनसे विशेषण बनते हैं। जैसे मैंने लिखा जयपुरी, जयपुर से बनेगा जयपुरी, ये विशेषण है जयपुरी। अब जयपुरी रजाइयां हो सकती है, जूतियां हो सकती है, जोधपुरी जूतियां हो सकती है। जोधपुर से बनेगा जोधपुरी, जोधपुरी। तो इस प्रकार से नेपाल से बनेगा नेपाली। आदि। इस प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से भी साथियों विशेषण का निर्माण होता है, तो उनको व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेषण बोलते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण बोलते हैं। तो अगला जो विशेषण है, अगले इसमें एक नोट लिखो, यानी कि जब विशेषण अकेला प्रयुक्त होता है, यानी कि जब विशेषण अकेला आता है, उसके साथ कोई संज्ञा नहीं आती है, तो वो विशेषण संज्ञा कहलाता है, वो विशेषण नहीं होता है। जब विशेषण का प्रयोग अकेला लिख दो, अकेला में होता है, तो वह विशेषण नहीं होकर संज्ञा होता है। जैसे मैंने लिखा
बड़े व्यक्तियों की बात मानना चाहिए। तो यह व्यक्ति आ रहा है, यानी कि यहाँ संज्ञा के साथ में प्रयुक्त हो रहा है, लेकिन जब ये अकेला प्रयुक्त होगा तो यहाँ लिखेंगे बड़ों की बात माननी चाहिए। तो यहाँ पर जो बड़ा ये शब्द है वो संज्ञा है। ये क्या है? संज्ञा है, ये विशेषण नहीं है। या लिखेंगे अपन अगला जो उदाहरण लिखेंगे, आप इसको लिखते रहें। गरीब व्यक्तियों की समस्याओं को कोई नहीं सुनता। अब ये तो हो गया विशेषण, लेकिन अब हम इसको प्रयोग ऐसे करेंगे कि गरीबों की समस्याओं को कोई नहीं सुनता। तो यहाँ पर ये गरीबों शब्द है, ये संज्ञा शब्द है। गरीबों शब्द कौन सा है? संज्ञा शब्द है। और यहाँ पर ये विशेषण है, यानी जब विशेषण का अकेले में प्रयुक्त होता है तो वो विशेषण संज्ञा कहलाता है। अब अगली बात करेंगे, ये पूरी हुई बात को। अगली बात इनकी जो विशेषण की अवस्थाओं के बारे में करेंगे कि इनकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, अवस्थाएं देखेंगे। इसकी 3 अवस्थाएं होती है। इनको मूल अवस्था, दूसरी है उत्तर अवस्था, और लास्ट तीसरी होती है उत्तम अवस्था। ये 3 अवस्थाएं होती है विशेषण की। तो मूल अवस्था में जो विशेषण होता है वो मूल शब्द होता है, और जब मूल शब्द में तर प्रत्यय लग जाता है तो उत्तर अवस्था, और तम प्रत्यय लग जाता है तो उत्तम अवस्था हो जाती है। जैसे कि लिखा अपन ने सुंदर, लिखा सुंदर शब्द मूल विशेषण है, लेकिन इसमें हमने लिख दिया सुंदर तर प्रत्यय लगा दिया तो ये उत्तर अवस्था, और इसमें हमने तम प्रत्यय लगा दिया सुंदरतम तो ये उत्तम अवस्था। अब हम देखेंगे और उच्च मूल अवस्था, उच्चतर उत्तर अवस्था, उच्चतम उत्तम अवस्था, निम्न देखेंगे। ये मूल अवस्था, इसकी निम्नतर और निम्नतम, ये होगी उत्तम अवस्था। तो इस प्रकार से जो सर्वनामों की 3 अवस्थाएं होती है। अब 2-3 बातें और है, वो देख लेते हैं, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, अपने वीडियो को जल्दी हम समाप्त करेंगे, है ना। अब हम देखेंगे विशेष्य हमने देख लिया, पर विशेषण देखेंगे। पर विशेषण की परिभाषा में देखेंगे कि वह शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं।
वे शब्द जो विशेषण की विशेषताएं बताते हैं उनको हम कहते हैं परविशेषण। जैसे कि राधा बहुत सुंदर है, तो यहाँ सुंदर की विशेषता बता रहा बहुत शब्द, यानी कि सुंदर तो है लेकिन बहुत सुंदर है, तो ये तो परविशेषण हुआ, और ये सुंदर हुआ विशेषण। और आपको पता है राधा क्या हुई, विशेष्य। इस प्रकार से विशेष्य, विशेषण और परविशेषण, यानी कि जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वो शब्द कहलाते हैं परविशेषण। अगला जो लास्ट जिसकी बात करेंगे हम वो है उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण क्या होते हैं? वह विशेषण जो विशेष्य के पूर्व में आते हैं, यानी कि उद्देश्य जो विशेष्य है वो विशेषण है वो विशेष्य के पहले आते हैं। जैसे मैंने लिखा कि सुंदर बालक, तो यहाँ बालक विशेष्य है और सुंदर विशेषण है, तो ये जो सुंदर विशेषण है ये बालक से पहले आ रहा है, तो ये विशेषण उद्देश्य विशेषण होगा। ये विशेषण कौन सा विशेषण होगा? उद्देश्य विशेषण। अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा उद्देश्य विशेषण है, तो इस प्रकार से जो विशेष्य से पहले आ रहा है वो विशेषण उद्देश्य विशेषण होगा। अब अगला लास्ट विधेय विशेषण। विधेय विशेषण, विधेय विशेषण, विधेय विशेषण वह विशेषण जो विशेष्य के बाद में आता है, विशेष्य के बाद में आता है। वह विशेषण जो विशेषण के बाद में प्रयुक्त होते हैं उन विशेषणों को हम विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे कि बालक सुंदर है, बालक कैसा है? सुंदर। तो ये विशेषण कौन सा विशेषण हुआ? विधेय विशेषण, क्योंकि ये जो बालक विशेष्य है उसके बाद में प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए ये विशेषण विधेय विशेषण कहलाता है। तो इस प्रकार से साथियों आपने इस वीडियो में विशेषण के बारे में पूरी जानकारी हमने ली, और आपका मेरे को आशा है कि अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे और अच्छी तरह से पढ़ेंगे और साथ में लिखेंगे तो ये विशेषण के बारे में बहुत पर्याप्त जानकारी है, और इसके बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा नहीं आपके हिंदी में विशेषण में। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।